नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का जो भी एग्जाम होना है उसके लिए हम लोग हिंदी की मॉक टेस्ट श्रृंखला पढ़ रहे हैं और आज इसमें ये दूसरा भाग है। पहले भाग को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब ये श्रृंखला जो है लगातार चलती ही रहेगी एग्जाम तक। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हम ऐसे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो ऑड वन आउट वाले हैं, यानी आपको एक से ज्यादा तथ्य एक ही वीडियो में यानी एक ही प्रश्न में पढ़ने को मिलेंगे। यानी ये एक प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्नों के बराबर अपने आप में तथ्य या कंटेंट रखता है। तो क्योंकि आसान प्रश्न आप सभी लोग कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जो वन लाइनर टाइप के होते हैं, लेकिन जो थोड़े से ट्रिकी प्रश्न होते हैं उनका हमको ज़्यादा अभ्यास करना है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि भले आपको ये लगे कि प्रश्न एक ही जैसे हैं, लेकिन अभ्यास की दृष्टि से हम एक ही तरह के प्रश्नों का अभी हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सामान्य हिंदी की बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको तुरंत मंगवा लीजिए, जरूर मंगवा लीजिए। आर ओ की प्रिपरेशन के लिए इसके बिना आपका प्रिपरेशन अधूरा है, क्योंकि इस बार भी हमारी इस बुक से जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था 58 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, और उसको मैंने साक्ष्य सहित जो है जो पेपर हल कराया था उसमें दिखाया भी था कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले जितने भी आर ओ के एग्ज़ाम हुए हैं 3 साल 4 साल में, उसमें सभी में हमारी बुक से 55 प्लस के ऊपर ही क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं और अभी आपके पास समय भी है तो आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा की प्रॉपर तैयारी करने के लिए। ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इनमें किसी पर भी आप फाउंडेशन कोर्स या आर ओ फाउंडेशन कोर्स लिखकर भेज दीजिए। व्हाट्सएप से आपको रिप्लाई में सारा प्रोसीजर और सारा डिटेल बता दिया जाएगा। ब्रीफ में मैं बता दूं कि ये एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है जिसमें सभी टॉपिक के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। साथ में ये हमारे ऐप के माध्यम से चलता है और मल्टीपल टाइम्स आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं। ऐप में एक बार डाउनलोड करके कई बार देख सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में आपको टेलीग्राम पर टेस्ट कराए जाते हैं नियमित रूप से। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो अभी पर्याप्त समय है, आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको तद्भव तत्सम के जो युग्म नीचे दिए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा असुमेलित है। आगे भी जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार से होंगे। असुमेलित युग्म की ही पहचान आपको करनी होगी। तो 3 इसमें से सुमेलित युग्म है, एक असुमेलित युग्म है। आप अपना उत्तर जो है तुरंत सोच लीजिए। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। नंदोई, नंदोई का तत्सम शब्द क्या होता है? नंदाद्रपति, सही दिया हुआ है। नंगा का नग्न भी सही दिया है। धोना का धावन, इसी से बनता है धावन सोडा, जो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं। और धूल का जो है तत्सम दिया है धूलिका, ये जो है सही नहीं है। धूल का तत्सम शब्द क्या होता है? धूली होता है, ये जो है सही होता है। तो इसी तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी तद्भव तत्सम के युग्मों की उसी तरह से असुमेलित युग्म आपको पहचानना है। तो आपके सामने जो है पहला ऑप्शन है दाग का द्राक्षा, दाई का धात्री या धाया, डाइन का डाकनी और डांड का दंड। तो इसमें से जो असुमेलित युग्म है वो कौन सा है? सबसे पहले देखिए, तो दाग का जो है द्राक्षा नहीं होता है, द्राक्षा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक की गई है। द्राक्षा में इस तरह से छा आना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंगूर होता है। बाकी सभी युग्म सही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। दाग का द्राक्षा बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा दाई का धात्री या धाया हो गया, डाइन का डाकनी हो गया और डांड का दंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें हमको असुमेलित युग में देखना है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। खजुली, खजुली जिसको खुजली भी कहते हैं, तो इसका खरजू होता है। बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। क्रोधी का तत्सम शब्द
क्रुद्ध हो जाएगा, खंजता का पंगुता हो जाएगा, ये भी ठीक है। खंडहर का खंडग्रह नहीं होगा, कैसे होगा? यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क कर दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। खंडगृह इस तरह से लिखेंगे तब ये सही होता है, ये वाला जो है तत्सम शब्द यहाँ पर ठीक है। तो सारे ही जितने भी विकल्प हैं उनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगला असुमेलित युग्म पहचानना है हमको तद्भव तत्सम से ही। तो किराना का क्रयण, किराना का क्रयण का मतलब खरीदना, और उसी से शब्द आजकल जो है किराना या किराना स्टोर आप लोग जानते ही हैं जो सामान्य रूप से प्रचलित होता है। तो इसका जो है तत्सम शब्द क्रयण होता है, यानी क्रय करना। अगला है किरकिरी, बी ऑप्शन हमारा, किरकिरी का करकर, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। कितना, कितना का मतलब क्वांटिटी जो है बताई जा रही, कितना का कियत, ये भी ठीक है। फिर किरकिरा, अब किरकिरी से ही मिलता जुलता शब्द किरकिरा है, जिसका यहाँ पर तत्सम लिखा है करकरी, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए किरकिरा का करकट और किरकिरी की करकर, दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लोज टाइप का देखने में लगता है, लेकिन इनमें बारीक अंतर है, और इसी बारीक अंतर को आपको ध्यान रखना है कि कोई गलती आपसे ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा असुमेलित है तद्भव तत्सम की दृष्टि से? बहुत सोच विचार कर अपना उत्तर तैयार रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है भाले, भाले का जो है तत्सम शब्द दिया है यहाँ पर करणी, क्या ये सही है? कहीं पढ़ा है आपने? बिल्कुल सही है ये। स्पर्श का जितना भी तत्सम, तत्सम इसका क्या हो जाएगा? कुट्टिम हो जाएगा, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। 20 का विंशति हो जाएगा, इसी से जो है एक कम कर देते हैं, 19 को क्या कहते हैं? एकोनविंशति कहते हैं। तो इसके बाद बचा आग, आग का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? अग्नि होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? अग्नि लिखा है, ना पर बड़े की मात्रा लगी है, तो ये गलत है। अब ये जो है हमारे सामने अग्नि ठीक लिखा है, यही वाला यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं हम परितोष। अब हमारे सामने पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, विशेष विशेषण के युग में, इसमें भी ध्यान रखिएगा, पहले विशेष्य होना चाहिए, उसके बाद विशेषण होना चाहिए, तभी वो युग्म सही होगा। तो विशेष विशेषण के युग्म में से असुमेलित वाले को आपको पहचानना है। परितोष का लिखा है परितोषक, क्या ये सही है? नहीं सही है। परितोष का क्या होगा? पारितोषक होगा। थोड़ा सा जो है स्पेलिंग में डिफरेंस करने से जो है अशुद्धियां बनाई जा सकती हैं। चलिए, आपको सही उत्तर तो पता चल गया, लेकिन बाकी विकल्पों को भी ध्यान से देख लीजिए। परिभाषा का विशेषण क्या हो जाएगा? पारिभाषिक, परिवर्तन का परिवर्तित, और परिवार का पारिवारिक। नेक्स्ट हमारा विशेष विशेषण का युग्म आपको पहचानना है, असुमेलित वाला। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। ब्याह से विशेषण बना ब्याहता, यानी जिसका विवाह हो चुका हो, तो ये स्त्री के लिए एक विशेषण शब्द हो गया। ब्रह्म का ब्रह्मा, ये भी ठीक है। इसके बाद भक्ति का भक्त, ये भी ठीक है, भक्ति से भक्ति करने वाला क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है, तो ये विशेषण शब्द हो गया। फिर भंजन का भजन नहीं होता है, भंजन का क्या होता है? भंजन का मतलब जो है जो भंगुर हो, यानी तो भंजन का मतलब तरह से क्रिया हो गई टूटने की, और जो टूटता हो आसानी से यानी वो भंगुर हो जाता है। तो भंजन का विशेषण शब्द क्या होना चाहिए? भंगुर होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भी विशेष विशेषण के असुमेलित युग्म को ही आपको पहचानना है। वंश का वंशीय, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, वंश से वंशीय बनेगा, जैसे कहते हैं ना सूर्यवंशी है वो सूर्यवंशीय, तो ठीक है ये। वत्स का वात्सल्य, तो क्या वत्स से वात्सल्य बनेगा? थोड़ा सा ध्यान से इसको सोचिए। वत्स से वात्सल्य नहीं बनेगा, वत्स से क्या बनेगा? वत्सल बनेगा। कहते हैं ना भक्त वत्सल, यानी भक्तों का कल्याण करने वाले, परमात्मा के लिए सब यूज होता है। वध का वध्य, यानी वध मतलब होता है किसी को मारने की क्रिया, वध्य मतलब जिसका वध किया जा चुका हो, तो विशेषण हो गया। वन से दो विशेषण बनते हैं, एक तो वनैला भी हो जाएगा और वन से वन्य जीव भी हो जाएगा, दोनों आपने प्रयोग किए होंगे। वन्य जीव कहते हैं और वनैला कहते हैं, किसी जानवर के लिए यूज किया जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, वत्स से जो है जो बनेगा वो वत्सल होगा विशेषण। नेक्स्ट जो है युग्म हमको पहचानना है असुमेलित वाला। तो चलिए, शिव का विशेषण क्या होता है? शैव होता है, बिल्कुल ठीक है। इसी से बना हुआ है शैव धर्म। शील से शिष्ट, यानी जो व्यक्ति शीलवान उसको हम क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं। जैसे अगर आपको इसको चेक करना है कि क्या ये विशेषण सही है कि नहीं, तो आप इसके आगे कोई भी संज्ञा शब्द लगा दीजिए। राम शिष्ट है, तो इससे क्या हो जाएगा? राम की विशेषता क्या है कि वो शिष्ट है। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर श्रृंखला का आ जाता है श्रृंखलित। श्रृंगार का श्रृंगाल, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। श्रृंगार से बनता है श्रृंगारिक, और श्रृंगाल का वैसे क्या मतलब होता है? श्रृंगाल जो है वन्य जीव होता है, जिसको हम लोग जो है भेड़िया या कहते हैं। तो श्रृंगार जो शब्द है उसका क्या बनेगा? श्रृंगारिक बनेगा। और बाकी सारे भी आप विशेषण याद रखिएगा किससे क्या बन रहा है। विशेष विशेषण का अगला जो प्रश्न है, तो उसमें देखते हैं सारे ऑप्शन। व्यवस्था से विशेषण बनेगा व्यवस्थित, बिल्कुल ठीक है। व्याख्या से बनेगा व्याख्येय, जिसकी व्याख्या की जा रही हो। व्याकरण से बनेगा व्याकरण, यानी व्याकरण का ज्ञाता, जिसको व्याकरण का नॉलेज हो उसको व्याकरण कहते हैं। तो ये भी विशेषण हो गया। व्यवहार का व्यावहारिकता, ये बिल्कुल भी गलत है। व्यवहार से क्या बनेगा? व्यवहारिक बनेगा, और इसकी स्पेलिंग व्यावहारिक होती है। कुछ लोग जो है व्यवहारिक लिखते हैं, वो गलत होता है। तो व्यावहारिक, क्योंकि जब भी इक प्रत्यय आखिरी में जोड़ा जाता है किसी भी शब्द में, तो इसमें जो है जो पहले पूर्ण वर्ण जो है अक्षर होता है, उसमें आ की मात्रा अपने आप जुड़ जाती है। जैसे समाज में आप जोड़ेंगे इक, तो क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, तो एक ये नॉर्मल सा इसके लिए नियम भी है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये विलोम पे आधारित है। इसमें हमको कौन सा विलोम का युग्म असुमेलित है वो पहचानना है। तो एक विलोम का जो युग्म असुमेलित है वो आप बताइए। तो चलिए, अनुभूत, यानी जिस चीज का अनुभव किया गया हो, और दूसरा उसी का विलोम दिया है अननुभूत। क्या सही है? बिल्कुल सही है। इसी तरह से अनुमत का विलोम क्या हो जाएगा? अननुमत हो जाएगा। अनुयायी, अनुयायी का मतलब किसी का जो है, किसी को जो है कोई जो फॉलोअर होता है, किसी को मानने वाला व्यक्ति होता है, वो अनुयायी कहलाता है। तो इसका जो है विलोम अनुगामी बिल्कुल नहीं होगा। ये आपस में क्या है? एक तरह के समानार्थी शब्द हैं। तो अनुयायी का क्या होना चाहिए? विरोधी। अनुरक्त का विरक्त, ये बिल्कुल ठीक दिया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर उत्तर में करेक्ट था। और सारे ही वर्ड्स को एक एक बार जरूर दोहरा लिया करिए। फिर अगला है विलोम युग्म असुमेलित वाला पहला पहचानना है। तो पहले देखते हैं, उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उन्मेष का निमेष हो जाएगा, ये भी ठीक है। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ना, रोपण मतलब रोपना, जैसे कि पौधा रोपण किया जाता है। उन्मुख का विलोम आमुख होगा क्या? नहीं होगा। उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा या सम्मुख होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था। इसको आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, सभी के विलोम शब्द। अगला विलोम का युग्म हमको देखना है जो असुमेलित है, उसको पहचानना है। तो क्षुब्ध, क्षुब्ध का विलोम क्या होगा? क्षुब्ध मतलब क्या होता है? दुखी। और उसका विलोम अशांत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पहले ही आपने इसको पकड़ लिया कि क्षुब्ध का विलोम अशांत नहीं होगा। क्षुब्ध और अशांत एक्चुअल में आपस में क्या है? समानार्थी हैं। इनका विलोम क्या होगा? इनका विलोम शांत होगा। खंडन का मंडन होता है। कहते हैं ना कि हम आपकी बात का खंडन कहते हैं, वहीं पर अगर किसी की बात का समर्थन करेंगे या किसी के गुणगान गाएंगे तो उसको मंडन कहते हैं। इसी से आप लोग शब्द बनाते हैं महिमा मंडन, किसी की महिमा जो है गाना या महिमा व्यक्त करना। फिर खंडनीय, यानी जो खंडन करने योग्य हो, उसका उल्टा दो हो सकता है, दो विलोम, मंडनीय भी हो सकता है और अखंडनीय भी हो सकता है। फिर खंडित का विलोम क्या होता है? अखंडित होता है। तो
सारे ही शब्द थोड़े थोड़े से क्लोज हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला विलोम का युग्म हमको देखना है कौन सा सुमेलित है। तो सबसे पहला देखते हैं छुटकारा। छुटकारा का बंधन क्या सही है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारे ऑप्शन है छूत का अछूत, ये भी ठीक है। छेद्य का अछेद्य, यानी इसमें छेद किया जा सकता है और इसमें छेद नहीं किया जा सकता है। फिर आखिरी हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन, छोटा का क्षुब्ध। तो अभी भी हम लोगों ने पीछे क्षुब्ध के बारे में ही पढ़ा है, क्षुब्ध का विलोम शांत होता है। छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा होगा या तो लंबा होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, छोटा का विलोम बड़ा या लंबा होना चाहिए। बाकी सारे विकल्प सही थे। अगला विलोम शब्दों का युग्म हमको पहचानना है इस प्रश्न में भी। तो नसीबदार यानी जो नसीब वाला हो तो उसका उल्टा बदनसीब हो गया, ठीक है। नश्वर जो नष्ट होने योग्य हो। शाश्वत जो कभी नष्ट ना रहता हो या जो नष्ट ना होता हो, तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नवीन का मतलब नया होता है, प्राचीन का मतलब पुराना होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब जो है, जो हमारे सामने विलोम बचा है वो है नराधम। नराधम का विलोम यहाँ दिया है पर नराधम, जो कि गलत है। सही क्या है? नराधम का जो है विलोम होता है नरपुंगव। ध्यान रखिएगा, अच्छा शब्द है, हो सकता है आपने ना भी सुना हो, इसलिए आपको जो है ये पता होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएंगे, तो इसमें से कौन सा युग्म असुमेलित है उसी को हमको चेक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंधों के बीच का भाग जिसको हम वक्षस्थल कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है अंतरास। बिल्कुल सही है, इसको अंतरांश ही कहते हैं। उसके बाद जो है ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, तो इस क्रिया को एयर कंडीशनिंग या वातानुकूलन कहते हैं। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ऐसी वस्तु जो पीने योग्य हो तो पीत नहीं होती। पीत का मतलब क्या होता है? पीत का मतलब पीला होता है। पीने योग्य वस्तु क्या होती है? पेय होती है। फिर ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर तत्क्षण किसी बात की युक्ति सोच ले, उसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमको सही तो मिल ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाक्यांश में ही असुमेलित पहचानना है हमको। चलिए देखते हैं एक एक करके, आप लोग अपना उत्तर सोच लीजिए। चलने वाली वस्तु चलायमान, बिल्कुल ठीक है। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, और सरवरी का एक और अर्थ होता है बिल्कुल रात्रि का मध्यकाल जो होता है उसको सरवरी भी कहा जाता है। तो दोनों ही, अभी तक के दोनों विकल्प बिल्कुल ठीक सुमेलित हैं। चारों वेदों को जानने वाला व्यक्ति या विद्वान क्या कहलाता है? चतुर्वेदी कहलाता है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। अब बचा है लास्ट, चारों ओर से घिरा हुआ। तो चारों ओर से घिरा हुआ जो होता है वो चहुतरफा नहीं होता, उसको कहते हैं परिवेष्टिता। क्या कहते हैं? परिवेष्टिता। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसको हम परिवेष्टिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाक्यांश से ही है। चलिए इसमें पता लगाते हैं कि कौन सा सही नहीं है। जिसकी बाहें घुटने तक हों उसको हम क्या कहते हैं? आजान बाहु। बिल्कुल ठीक है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो तो प्रलंब बाहु कहते हैं या दीर्घ बाहु कहते हैं। तो ये भी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की मिस्टेक हो गई, लेकिन ये ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो, तो जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो उसको हम क्या कहते हैं? श्रम साध्य कहते हैं, ना कि दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ का अर्थ क्या होता है? जिसको प्राप्त करना कठिन हो, वहां श्रम की बात नहीं आती है। जो आसानी से प्राप्त ना होता हो वो दुर्लभ होता है। फिर जिसकी प्रतिष्ठा हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिष्ठित कहते हैं। तो आपको अपना वांछित उत्तर मिल गया है। अगला वाक्यांश युग्म में देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीचे से ही। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, यानी बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी लॉजिक के जो है अगर कोई चीज मान ली जाती है तो उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यानी तर्क द्वारा सिद्ध हो, तो उसको क्या कहेंगे? तर्क सम्मत कहेंगे। इसमें भी कोई कमी नहीं समझ में आती है। ठीक अपने क्रम में आया हुआ, यानी क्रम से आया हुआ, उसको हम क्रमागत कहते हैं। ठीक है। टाइप करने की कला जो है टीका नहीं कहलाती। टीका क्या होता है?
किसी बड़े ग्रंथ का जो है सूक्ष्म रूप में या सार रूप में उसका प्रस्तुतिकरण टीका कहलाता है। इसी से मिलकर एक शब्द है टिप्पणी। अब हमारा मूल प्रश्न क्या है, टाइप करने की कला। तो टाइप करने की कला आपने सुना होगा क्या कहलाती है, टंकण कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में टाइपिंग कहते हैं। तो ये सही हो गया आपके सामने। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी वाक्यांश का ही है। तो ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है, अधित्यका कहलाती है। पर्वत के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका कहलाती है। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और कभी विलोम में अगर पूछा जाएगा तो भी आपको बताना है, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने, पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र, यानी जैसे ये पर्वतमाला है और यहाँ पर जो है कोई नगर है, कोई बस्ती है या कोई एरिया है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, पर्वतीय कहेंगे? नहीं, इसको पर्वतीय नहीं कहेंगे। इसको जो पर्वत के पाद से लगा हुआ क्षेत्र होता है वो तराई कहलाता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं कि तराई जो है, जो ऊपर वाला भाग है, ये यहाँ से इस तरह से वो तराई क्षेत्र कहलाता है। और पर्वतीय का क्या मतलब है, जो पर्वत से संबंधित हो या जो है पर्वत से रिलेटेड हो। उसको जो है, जैसे कहते हैं कि उत्तराखंड क्या है, एक पर्वतीय प्रदेश है, हिमाचल क्या है, एक पर्वतीय प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो सही ही है, क्योंकि आपको अपना उत्तर तो मिल ही गया है, लेकिन जानना जरूरी है, पशुओं का सा या पशुओं के जैसा आचरण, तो क्या कहलाता है, पाश्विक। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब हमको अशुद्ध शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ये जोड़े दिए हैं उसमें अशुद्ध शब्द पहले लिखा होगा, उसकी शुद्ध वर्तनी उसके सामने लिखी होगी, यानी बाद में लिखी होगी। तो आपको अपना उत्तर इसी क्रम को ध्यान में रखकर देना होगा। तो पहला आपके सामने क्या है, प्रति। प्रति की शुद्ध रूप क्या होते हैं, प्रति होता है। अब प्रति के कई सारे अर्थ होते हैं, एक इसका कॉपी भी होता है, एक होता है कि के लिए, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रूप से प्रति इस तरह से लिखा जाएगा। फिर प्राणियों, देखिए गलत लिखा है, सही प्राणियों लिखा है, ये भी ठीक है, इसमें कोई कम है। अभिनेता का जो है सही शब्द अभिनेता लिखा है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और पूर्ति का जो है, जो लिखा हुआ है शुद्ध शब्द, वो गलत है, वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो पूर्ति किस तरह से हम लिखते हैं, ता पर छोटी ई की मात्रा लगती है तो पूर्ति सही लिखा जाता है। ये सभी का शुद्ध रूप एक बार यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको एक नज़र जरूर देख लीजिए। अगला हमको वर्तनी की युग्म को देखना है कि कौन सा गलत है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रविष्ठ, ये तो वैसे भी गलत है, आपके सामने प्रविष्ट लिखा है, ठीक है। मुट्ठी, तो मुट्ठी में क्या होता है, टा के नीचे ठा होता है, दो ठा नहीं होते। कुछ लोग इस तरह से गलत लिखते हैं, क्योंकि होना क्या चाहिए, टा और टा के नीचे ठा, मुट्ठी, ये वाला सही है। तो बिल्कुल ठीक है, तो कोई कमी नहीं। यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है, तो ये गलत है। यथेष्ट कैसे लिखा जाएगा, यथेष्ट, ये वाला जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये विशिष्ट जो लिखा है, तो इसका सही विशिष्ट होता है। तो आपको आपका सही उत्तर मिल चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए सही कैसे लिखे हैं। और जितने भी ये वर्तनी वाले शब्द होते हैं, इनका लिख लिख के ही अभ्यास करेंगे, तभी आप जो है इसमें निपुण हो पाएंगे। अगला है अशुद्ध युग्म, आपको पहचानना है वर्तनी की दृष्टि से। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का परिप्रेक्षी होगा क्या, गलत है। परिप्रेक्ष्य कैसे लिखा जाता है, परिप्रेक्ष्य, ये जो है इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। वयस्क का वयस्क, अध्यवसाय का अध्यवसाय, परिस्थितिकी का पारिस्थितिकीय, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो सारी स्पेलिंग को चेक कर लीजिए और लिख लिख के ही आपको इसका अभ्यास करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, इसमें कोई गलती है क्या, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। सबसे पहले आपको
वाक्य, जब पूरे वाक्य को देखना होता है तो वर्तनी की अशुद्धि ढूंढिए, अगर वर्तनी की अशुद्धि नहीं मिलती है तब बाकी चीजों की में अशुद्धियां देखिए। नेक्स्ट है, मैं कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ, क्या इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं, ये भी ठीक है। सब लोग अपनी राय दें, अब इसको पढ़ने में क्या लग रहा है कि सबकी एक ही राय है, जबकि आप राय मांग रहे हैं, तो क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें। अगर इस तरह से आप लिखेंगे सब लोग अपनी अपनी राय दें, तब ये जाकर ऑप्शन सही हो जाता। तो बी हमारा सही उत्तर था इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध को पहचानिए। अब यहाँ भी अशुद्ध को आपको पहचानना है। अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए, कोई कमी दिख रही है आपको? नहीं, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अध्ययन आस्थान पर किसी की भी मन मचल पढ़ने को मचलेगी। अब इसमें देखिए बहुत सारी गलतियां हैं, तो क्या क्या गलतियां हैं? पहली चीज तो आस्थान देखिए, फिर इसमें जो है भाषा संबंधी त्रुटि है। अब इसका हम शुद्ध रूप देखते हैं। और अगला विकल्प था नए ऑफिसर कोलकाता से आ रहे हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ए बी सी तीनों करेक्ट था, बी करेक्ट था, सी करेक्ट नहीं है। सी कैसे लिखा होना चाहिए था? मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा। अब यहाँ पर किसी की लिखी थी, स्थान की जगह आ स्थान लिखा था, तो ये कई सारी अशुद्धियां थी जो इसमें हमको ठीक से करनी थी। अब आ गए पर्यायवाची से संबंधित। निम्न में से कंक का पर्यायवाची क्या नहीं है? कंक का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये है क्या, एक अनेकार्थी शब्द है जिसके बहुत ही अलग अलग तरीके से अर्थ निकलते हैं। कंक का अर्थ होता है यम, छत्री और युधिष्ठिर, तीनों ही होता है। जो इसका पर्यायवाची नहीं होता है कंगन, कंगन इसका पर्यायवाची नहीं है। कंगन का पर्यायवाची कंकड़ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरा का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? तो एक चीज तो आप लोग बहुत स्पष्ट रूप से जानते होंगे कि सरस्वती का पर्यायवाची गिरा होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। फिर गिरना भी गिरा का पर्यायवाची होता है और वाणी भी होता है। तो बी, सी और डी तीनों ही सही हैं। शिक्षक गिरा का पर्यायवाची नहीं होता है। शिक्षक को आप गुरु कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, और बाकी गिरा का पर्यायवाची सरस्वती, गिरना, वाणी, ये सभी गिरा के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है इसमें से छंद का पर्यायवाची नहीं है। अब छंद भी क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है, तो छंद का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? पहले से पर्यायवाची या समानार्थी ढूंढिए। इच्छा इसका समानार्थी होता है, पद भी होता है और वृत्त भी होता है। पर्दा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। पर्दा का पर्यायवाची अगर आपको बताना हो तो क्या बता सकते हैं? छादन आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? प्रवाह पर्यायवाची है, धार का किनारा भी है, सेना भी है। संपत्ति धार का पर्यायवाची नहीं है, संपत्ति जो है धन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलक्षण का पर्यायवाची नहीं है। विलक्षण का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये देखना है। तो पहले तो विलक्षण के अनेकार्थी देखिए, अलग अलग होता है, अजीब होता है, विशिष्ट भी होता है। तर्क वितर्क से इसका कोई संबंध नहीं है। तर्क वितर्क जो है विवेचन का अनेकार्थी या समानार्थी शब्द होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा इसमें उत्तर के हिसाब से सही है। लक्षण के पर्यायवाची अलग, अजीब, विशिष्ट होते हैं, और विवेचन का तर्क वितर्क होता है। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस श्रृंखला में हमने 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल कर लिया है। आपके कितने स्कोर बने इन 30 प्रश्नों में कमेंट में वीडियो समाप्त होने के बाद अच्छे से जोड़ के जरूर बताइएगा। और प्रश्नों का स्तर कैसा है, क्या इसी तरह से आप अभ्यास करना चाहते हैं, ये बात भी जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।